नमस्कार एवरीवन। आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 म्यूचुअल फंड्स ये हमने स्टार्ट कर दिया था और थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड के बारे में जानने की कोशिश किया था। पहले हमने देखा था म्यूचुअल फंड का बेसिक एक स्ट्रक्चर क्या होता है, म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है, वो हमने थोड़ा सा देखा था। म्यूचुअल फंड के अंदर जनरली कौन लोग इन्वेस्ट करते हैं? वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जिनको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, बॉन्ड मार्केट, डिबेंचर मार्केट, डेट मार्केट, इन सब के अंदर भी इन्वेस्ट करना है। बट इनको क्या है, या तो नॉलेज नहीं है या फिर इनके पास टाइम नहीं है डायरेक्टली चीजों को एनालाइज करके इन्वेस्ट करने का। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, अपना पैसा म्यूचुअल फंड वाले को देते हैं एंड म्यूचुअल फंड वाले उनके पैसे को आगे इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड वालों के पास क्या होता है, अलग अलग स्कीम्स होती है जिसके जिसको सेलेक्ट कौन करता है, इन्वेस्टर सेलेक्ट करता है अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो इन्वेस्टर जो रहेगा, कोई भी स्कीम जो उसको अच्छा लगता है उस स्कीम को सेलेक्ट करेगा एंड वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड वाले को दे देता है। म्यूचुअल फंड वाला उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करता है। ये लास्ट क्लास में थोड़ा सा बेसिक देखा था। प्लस लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देखा था कि अपना पिछले कुछ सालों के अंदर, पिछले 5-6 सालों में इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने कितना ज्यादा ग्रोथ किया। ये चीजें हमने देखा था। अपने करीब वो 10 करोड़ से ज्यादा आज के टाइम, नहीं 10 करोड़ नहीं, आज के टाइम पे तो 30 करोड़ से ज्यादा वो अकाउंट्स हो गए, फोलियोज हो गए, राइट। जो अमाउंट आज के टाइम पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आ रहा है वो कितना ज्यादा बढ़ गया करे, ये सारा डेटा हमने थोड़ा बेसिक लास्ट क्लास के अंदर देखा था। अंडरस्टूड। आज की क्लास में अपने को क्या करना है, ये लास्ट क्लास में हमने देखा था इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, थोड़ा इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ब्रॉड लेवल पे जानने की कोशिश किया था। आज की क्लास में अपने को क्या करना है, ये देखना है कि यदि हमको अपना एक म्यूचुअल फंड कंपनी स्टार्ट करना है, यदि हमको अपना एक म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, क्या क्या अपने को चीजें करनी पड़ेगी, क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, पूरा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, ये सारी चीजें आज अपने को देखना है। ये इंपॉर्टेंट इसके लिए भी होता है क्योंकि आगे चल के ऐसे म्यूचुअल फंड वगैरह हुआ, बैंक्स हुआ, ये सब कौन स्टार्ट करता है? वही लोग स्टार्ट करते हैं ना जिन लोगों को फाइनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज होती हो। तो हम लोग वही तो लोग हैं जिनको फाइनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज है। आगे चल के हो सकता है आप अपना खुद का एक म्यूचुअल फंड स्टार्ट करो, तो आपको पता होना चाहिए कि एक म्यूचुअल फंड यदि आपको स्टार्ट करना है तो वो कैसे स्टार्ट करना है, उसका प्रोसेस क्या होता है। यदि आपको अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है तो आपको हेल्प करेगा, या फिर आप क्या करते हो, इस फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है, और आप लोगों को ऐसा एडवाइजरी देना चाहते हो, जिन लोगों को म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है उन लोगों को आप एडवाइजरी दे सकते हो, आप ऐसा ऐसा अपना खुद का सर्विस स्टार्ट कर सकते हो, इस फील्ड के अंदर आप जॉब कर सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे रहती है। एंड मैं बता दूं, बहुत सारे फाइनेंस जो प्रोफेशनल्स हैं आज के टाइम पे, वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर ही जॉब करते हैं। एंड लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, बिकॉज ये क्या है, एक बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे सैलरी भी बहुत ज्यादा मिलती है एंड नंबर ऑफ लोग भी ये बहुत ज्यादा हायर कर रहे हैं। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल। इसके लिए तुमको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर ओन म्यूचुअल फंड इन टुडेज क्लास। ठीक है, ये अपने टारगेट रहेगा। चलो ये तो लास्ट क्लास का हो गया, तो थोड़ा डेटा वगैरह हमने देखा था करके, ठीक है। आज की क्लास में अपने को क्या करना है, ये देखिए पहले बुक पे लेके चलता हूँ। ये यहाँ से अपने को स्टार्ट करना रीडिंग। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया? इंडिया के अंदर यदि आपको म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है तो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, उसको जरा समझते हैं। एक एग्जांपल लेके समझते हैं, उससे ही अपना ये पूरा प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से एसबीआई। एसबीआई एसबीआई एक बैंक है, एसबीआई का अपना एक म्यूचुअल फंड भी है, तो उसी का एग्जांपल लेते हैं। एंड उसी का पर्टिकुलरली एग्जांपल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपने इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड कौन सा है? एसबीआई म्यूचुअल फंड। अपने इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड इस एसबीआई म्यूचुअल फंड, राइट। ये एसबीआई म्यूचुअल फंड आपको पता है कितने पैसे मैनेज करता है? हम लोग अपना पैसा म्यूचुअल फंड वालों को देते हैं ना, तो ऐसा पैसा इस म्यूचुअल फंड के पास कितना है? करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपीस पैसा है इसके पास। कितना? 12 लाख करोड़ रुपीस इसके पास क्या है, लोगों का पैसा है जो कि ये मैनेज करते हैं। इसको हम बोलते हैं एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट। 12 लाख करोड़ रुपीस ये लोगों का पैसा मैनेज कर रहा है, इतना बड़ा अमाउंट है। डॉलर टर्म्स के अंदर बात करूं तो करीब करीब 150 बिलियन डॉलर रुपीस ये आज के टाइम पे मैनेज कर रहा है, ये अकेला एक म्यूचुअल फंड करके। ये इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है करके। ये चीज आपको बताना चाहिए, इसके लिए इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। बट यहाँ पे थोड़ा एक जस्ट एज लाइक अ फैक्ट, क्योंकि अभी टॉपिक निकला है तो थोड़ा बता ही देता हूँ, राइट। आपको ये एसबीआई तो हो गया अपना इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड, राइट, जो कि 12 लाख करोड़ रुपीस या फिर डॉलर टर्म्स में 150 बिलियन डॉलर मैनेज करता है। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड कौन सा है? एनी आइडिया? और वो कितने पैसे मैनेज करता है? पूरे दुनिया का जो सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है उसका नाम है ब्लैक रॉक। क्या नाम है? ब्लैक रॉक। ये पैसे मैनेज करता है कितना?
$15 ट्रिलियन। कितना? $15 ट्रिलियन। अपना एसबीआई वाला कितना कर रहा था? $150 बिलियन। ये कितना कर रहा है? $15 ट्रिलियन। ये इतना पैसा है कि मैं क्या बताऊं, अनबिलीवेबल बिग नंबर है ये। अपने पूरे इंडिया का जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, वो मिलाकर टोटल कितना $1 ट्रिलियन मैनेज करता है। सब मिला के जितने भी म्यूचुअल फंड है इंडिया के, सब मिला के $1 ट्रिलियन मैनेज कर रहे हैं। एंड यूएस का एक ये जो म्यूचुअल फंड है ब्लैक रॉक करके, ये एक अकेला म्यूचुअल फंड $15 ट्रिलियन मैनेज करता है। तो तुम सोचो कितना बड़ा म्यूचुअल फंड है, और अपने इंडिया के जो म्यूचुअल फंड है उनके लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आगे चल के ये भी अपना हो सकता है काफी बड़े बने अपने इंडिया वाले म्यूचुअल फंड वाले करके, राइट? तो इट्स ए गुड ग्रोइंग इंडस्ट्री, आपको पता होना चाहिए। कुछ और भी नेम बता दो आप, ध्यान रखना क्योंकि आप फाइनेंस प्रोफेशनल हो, आपको भी ये चीजें पता होनी चाहिए। तो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड कौन सा पता है? ब्लैक रॉक, जो कि $15 ट्रिलियन मैनेज करता है। और भी कुछ नेम है जैसे कि वैनगार्ड, स्टेट स्ट्रीट, जेपी मॉर्गन, ऐसे वो म्यूचुअल फंड वाला। तो ये क्या हो गया, ये कुछ बड़े बड़े नेम्स हो गए जो कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे क्या है, बहुत बड़े म्यूचुअल फंड्स है। इंडिया के अंदर एसबीआई हो गया, आईसीआईसी बैंक का अपना एक म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी बैंक का म्यूचुअल फंड है, निपॉन म्यूचुअल फंड करके इंडिया में बहुत पॉपुलर है। ये कुछ इंडिया के बड़े म्यूचुअल फंड्स हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्या अपना क्या हो गया, फाइनेंस जीके, ये अपना हो गया। अभी थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, चलो। सो अपना एसबीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में लिख देते हैं एसबीआई। इसको क्या करना है, अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है। ये ऑलरेडी म्यूचुअल फंड एग्जिस्ट करता है, बहुत सालों से एग्जिस्ट करता है, मोर देन 30 ईयर से एग्जिस्ट कर रहा है। बट हम अपने एग्जाम्पल के लिए सोचते हैं कि ये अपना पहली बार ये इनको अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है। किसको म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है? एसबीआई जो बैंक है उसको क्या करना है, उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि यार हमको एक म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है। तो ठीक है, उसने उसके माइंड में आइडिया तो आ गया करके कि हमको एक म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है। जैसे ये आइडिया है, किसके पास गए? सेबी के पास में गए, क्योंकि हर चीज कौन कंट्रोल करता है? सेबी कंट्रोल करता है। चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे स्टॉक ब्रोकर्स हो, चाहे शेयर मार्केट हो, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय सेबी। तो जैसे एसबीआई बैंक, इनके पास ये आइडिया आया कि इनको एक म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है, ये गए किसके पास में? सेबी के पास में गए, और सेबी को बोलते हैं कि हमको अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है। सेबी ने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत अच्छी बैंक हो, हम आपको म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने देंगे, बट हमारी कुछ कंडीशन है, ये आप कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो ही आपको म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने देंगे। अब वो क्या कंडीशंस है वो देखते हैं, ठीक है। बट उससे पहले एक चीज ध्यान रखना, जो 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 भी इंसान जिसको अपना एक म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना होता है उसको हम बोलते हैं क्या? स्पॉन्सर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्पॉन्सर। तो यहाँ पे किसको म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है? एसबीआई बैंक को म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है। तो अपने लिए स्पॉन्सर कौन हो गया? ये एसबीआई बैंक हो गया स्पॉन्सर, ये आर है एंड में, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने लिए? स्पॉन्सर हो गया एसबीआई बैंक। अभी चलो क्या क्या कंडीशंस इसको पूरा करना पड़ेगा पहले वो देखते हैं। सो देर इज अ स्पॉन्सर, जो कि कौन रहेगा? एसबीआई बैंक, जिसको अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है, जिसको हम फर्स्ट ईयर बोलते हैं, सबसे टॉप पे ये रहेगा। Who thinks of starting a mutual fund? The sponsor approach the SEBI, which is the market regulator and also regulate the mutual fund. ठीक है, ये सेबी को अप्रोच करता है, स्पॉन्सर बोलता है हमको म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है। द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज गवर्न बाय द सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996। जो अपना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है इसको कौन गवर्न करता है? इसके लिए हमने रूल्स वगैरह बना रखे हैं जिसका नाम है सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996। इसके थ्रू पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को गवर्न किया जाता है। इसके अंदर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। सच अदर नोटिफिकेशन दैट मे बी इशूड फ्रॉम द बाय द रेगुलेटर फ्रॉम टाइम टू टाइम, और भी कोई जो नोटिफिकेशन रूल्स वगैरह जो टाइम टू टाइम आते हैं वो भी इस इंडस्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल रहेंगे। The sponsor should have a sound track record and general reputation of fairness and integrity in all his business transaction। जो स्पॉन्सर रहेगा जिसको अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है, उसका क्या होना चाहिए? एक साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब कि उसका एक अच्छा काफी हिस्ट्री होना चाहिए, काफी सालों से वो एग्जिस्ट करना चाहिए। लोगों के अंदर उसका ऐसा इमेज होना चाहिए कि ये एक अच्छा इंसान है करके, राइट, एकदम फेयर है, साउंड है करके, राइट। ऐसा कोई गपलेबाजी वाला इमेज नहीं होना चाहिए, राइट। वैसा होगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। साउंड ट्रैक रिकॉर्ड शैल मीन द स्पॉन्सर शुड। अब साउंड ट्रैक रिकॉर्ड से क्या मतलब? स्पॉन्सर के पास ये चीजें होनी चाहिए। देखो साउंड ट्रैक रिकॉर्ड जरूरी भी है ना, क्योंकि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड खोलेगा वो अल्टीमेटली लोगों के पैसे मैनेज करने वाला है। और यदि उसका इंसान का कैरेक्टर ही खराब है, उसके अंदर इंटेग्रिटी ही नहीं है, लोग उसको समझते हैं तो चोर, क्या बोलते हैं वो, लुच्चा लुफंगा है करके, राइट। तो उस केस में उसको कोई अपने पैसे देना चाहेगा क्या?
ठीक है, नहीं देना चाहेगा ना। तो सेबी वाले भी ऐसे रिस्क नहीं लेंगे ऐसे इंसान को एक म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने के लिए अलाउ करके। सेबी वाले भी रिस्क नहीं लेते। इसके लिए सेबी वाले ने बोला जिस भी इंसान को अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है जो कि अपना स्पॉन्सर रहेगा, उसको ये कुछ कंडीशंस है ये फुलफिल करनी पड़ेगी, तो ही हम आपको अलाउ करेंगे। क्या कंडीशंस देखो, पहला, जो स्पॉन्सर है स्पॉन्सर को ये कंडीशंस पूरा करना पड़ेगा। पहला, बी कैरिंग आउट द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर नॉट लेस देन 5 years। अब जो स्पॉन्सर है उसको कम से कम क्या करना है, 5 साल तक कोई ना कोई ऐसा फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। यहाँ पे अपना स्पॉन्सर कौन है, एसबीआई बैंक। वो तो बहुत सालों से क्या कर रहा है, ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है। बैंक तो क्या है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो एसबीआई बैंक अपना फाइनेंशियल इंडस्ट्री का पार्ट है, 5 साल से ज्यादा ही है करके, तो पहला कंडीशन हमने सेटिस्फाई किया, यस। दूसरा, हैविंग पॉजिटिव नेटवर्थ इन ऑल द प्रीसीडिंग 5 year। पिछले 5 सालों में जिस ईयर आप अप्लाई कर रहे हो उसके पिछले 5 सालों के अंदर क्या होना चाहिए, आपका पॉजिटिव नेटवर्थ होना चाहिए। अंडरस्टूड। आप मान लो 2026 के अंदर अप्लाई कर रहे हो, तो पिछले 5 साल यानी 2021 से लेके 2025 तक हर साल के अंदर आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नेटवर्थ होना चाहिए। ठीक है ना। नेटवर्थ वर्ड का मतलब क्या होता है, ये जरा समझना। कॉमर्स वालों को थोड़ा बहुत आइडिया रहता है, बट उनको भी क्या पूरा आइडिया नहीं रहता, क्योंकि तुम अभी 11th में हो तो तुमको भी बहुत ज्यादा पता नहीं है। और साइंस स्टूडेंट और ह्यूमैनिटी स्टूडेंट में वो तो ऑफ कोर्स ध्यान से सुनना है इस चीज को, राइट। नेटवर्थ क्या होता है, पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अपना जो इनकम होता है, बोलते हैं कि मेरा इनकम लेट से 20 लाख रुपए है, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि ये इंसान एक साल में 20 लाख रुपए कमाता है, सिंपल। यदि मैं बोलता हूँ अभी नेटवर्थ की बात कर, ये तो हो गया इनकम की बात, इनकम होता है एक साल का। नेटवर्थ क्या होता है, आपके पूरे लाइफ टाइम का। नेटवर्थ क्या था, आपके पूरे लाइफ टाइम का, कि पूरे लाइफ टाइम में अब तक आपने जितना भी पैसा कमाया है, जितने भी एसेट्स वगैरह खरीदे हैं, जितना भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदा है, उन सब का आज के टाइम पे कितना वैल्यू है, उसको हम बोलते हैं नेटवर्थ। ठीक है। तो मैं यदि बोलता हूँ मेरा नेटवर्थ लेट्स से कि 5 करोड़ रुपए है, तो इसका मतलब क्या है, अब तक मैंने मेरे लाइफ टाइम में जितना भी पैसा कमाया है वो आज मेरे पास है, जितने भी मैंने प्रॉपर्टी खरीदा, घर खरीदा, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट्स वगैरह किया, उन सब का मिला के वैल्यू कितना है, 5 करोड़ रुपए हुआ। तो ये डिफरेंस समझ आया इनकम के बीच में एंड नेटवर्थ के बीच में। जब हम बोलते हैं कि इलॉन मस्क का नेटवर्थ $1 ट्रिलियन हो गया, मुकेश अंबानी का नेटवर्थ $100 बिलियन है, तो वो क्या है, वो बेसिकली नेटवर्थ है। उन्होंने लाइफ टाइम में जितना भी कुछ कमाया है, जितने भी एसेट्स प्रॉपर्टी, जितने भी उनके नाम पे शेयर्स वगैरह है कंपनी का, उन सब का आज के टाइम पे वैल्यू कितना है, दैट इज नेटवर्थ। नेटवर्थ का आई थिंक अभी आपको मीनिंग क्लियर होगा, राइट। नाउ यहाँ पे नेटवर्थ का क्या मतलब है करके, जो कंपनी है, जो कंपनी है, उस कंपनी के केस में टोटल एसेट्स कितने हैं उसके, उसमें से आप क्या करो, उसकी जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है वो हटा दो, तो उससे अपने को क्या मिलता है, नेटवर्थ मिलता है। ठीक है। यहाँ पे नेटवर्थ कैलकुलेट करने के बेसिक दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है, जो टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट्स माइनस कर दो इसमें से एक्सटर्नल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ठीक है। टोटल एसेट्स में क्या, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी आपके मशीन्स वगैरह है, कंप्यूटर्स वगैरह, उन सबको टोटल करो। उसमें से जो आपका एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, जैसे कि आपने कोई बैंक से लोन लिया, किसी से उधार सामान खरीदा, तो इन सब चीजों को हटा दो, तो ये जो आपका आएगा वो क्या रहेगा, नेटवर्थ रहेगा। ये एक तरीका होता है कैलकुलेट करने का। इसको नेटवर्थ को आप नेट एसेट्स भी बोल देंगे, नेट एसेट्स भी बोलते हैं हम यहाँ पे, राइट। तो नेटवर्थ हो गया, ये नेट एसेट्स हो गया। एक और तरीका क्या होता है कैलकुलेट करने का, कि जो भी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो आपने इनिशियली पैसा लगाया था, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो आपने इनिशियली पैसा लगाया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। जो आपने कैपिटल बिजनेस के स्टार्टिंग में लगाया था, राइट, वो प्लस जो आपने अब तक जितना भी प्रॉफिट वगैरह अर्न किया है, जितना भी आपने अब तक प्रॉफिट वगैरह अर्न किया है बिजनेस के स्टार्ट से लेके अब तक, जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, इन दोनों का टोटल कर लो, ये भी आपका क्या रहेगा, नेटवर्थ रहता है। इसको भी हम क्या बोलते हैं, इसके टोटल को भी हम क्या बोलते हैं, नेटवर्थ बोलते हैं। इसके लिए कुछ और भी नेम आपको देखने को मिल सकते हैं। नेटवर्थ हो गया, शेयर होल्डर्स फंड हो गया, ओनर्स फंड हो गया, ये सब नेम एक ही चीज बता दें। आई होप छोटा सा वर्ड था बट थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया, बिकॉज नेटवर्थ एक ऐसा वर्ड है जो कि बार बार आता रहता है, तो हमको पता होना चाहिए। तो अभी इतना एक्सप्लेन कर दिया, तो आई होप वापस रिपीट करने की नीड नहीं रहेगी जब भी नेटवर्थ वर्ड आएगा। तो देन, तो उसका क्या होना चाहिए, जैसे नेटवर्थ हर साल हम कैलकुलेट करते हैं, और ये जो नेटवर्थ है वो पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। नेगेटिव नेटवर्थ भी हो सकता है क्या, यस बिल्कुल हो सकता है। आपने जो एसेट्स ले रखे हैं, जितने आपके पास एसेट्स है, उससे ज्यादा आपके पास लाइबिलिटी है, लोन वगैरह, और आपने बहुत ज्यादा ले रखा है, राइट। तो उस केस में आपका क्या हो सकता है, लॉसेस वगैरह यदि आपको बहुत ज्यादा हो रखा है, तो आपका नेगेटिव नेटवर्थ भी हो सकता है।
आज के टाइम पे जो आपको ये बहुत सारे स्टार्टअप देखने को मिलते हैं ना, जो कि लॉस के अंदर रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ये जो ज़्यादातर उनमें से स्टार्टअप का नेटवर्थ क्या होता है? नेगेटिव नेटवर्थ होता है। बिकॉज़ उनका लॉस इतना सारा होता है, इन्होंने बाहर से पैसा इतना ले रखा होता है, तो इनको लॉस होता है और ये इनका नेटवर्थ नेगेटिव रहता है। देन तो पहला कंडीशन तो क्या था? कम से कम 5 साल तक वो फाइनेंशियल सर्विस वाले बिज़नेस में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या था? जिस ईयर में आप अप्लाई कर रहे हो, उससे पिछले 5 साल में आपका नेटवर्थ पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा कंडीशन, एक सेकंड, हाँ, तीसरा कंडीशन, द नेटवर्थ इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन द कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। मतलब क्या हुआ? जितना पैसा आप इन्वेस्ट करने वाले हो म्यूचुअल फंड के अंदर, ठीक है? जो एसबीआई अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट करेगा, तो म्यूचुअल फंड के लिए एक अलग से हमको बनाना पड़ेगा एंटिटी। तो अभी जो जितना पैसा ये म्यूचुअल फंड वाले बिजनेस में डालने वाला है, ठीक है? उससे ज्यादा आपका क्या होना चाहिए? नेटवर्थ होना चाहिए इन द लास्ट ईयर। सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर की बात करें, अगेन पॉइंट को रिपीट कर देता हूँ। ये जो एसबीआई बैंक अब एक अपना म्यूचुअल फंड बनाएगा और उसके अंदर उसको कुछ तो पैसे डालने पड़ेंगे ना खुद से। तो जितना आप पैसा उसके अंदर डाल रहे हो, जितना आप कैपिटल कंट्रीब्यूशन उसमें कर रहे हो, उससे ज्यादा आपका क्या होना चाहिए? नेटवर्थ होना चाहिए इन द लास्ट ईयर। सिर्फ लास्ट ईयर की बात करें, ठीक है? नेटवर्थ इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन द कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये यहाँ कंटिन्यूएशन में है, ये ऐसा तुमको अलग से दिख रहा होगा, बट ये उसी लाइन के कंटिन्यूएशन में है। नेक्स्ट, has a profits after depreciation, interest and tax in 3 out of the 5 preceding years including the 5th year। पिछले 5 सालों में से कम 3 साल में उसका क्या होना चाहिए? नेट प्रॉफिट होना चाहिए। उसके पास क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। ये सारा खर्चा हटाने के बाद में, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्स, ये सब हटाने के बाद में उसका क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो क्या है यहाँ पे? ये बात करना चाह रहा है, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है। नेट प्रॉफिट बोल लूं या फिर इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल लूं, ये क्या होना चाहिए? तुम्हारा होना चाहिए पिछले 5 में से 3 साल में तुम्हारा क्या होना चाहिए? नेट प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है? डेप्रिसिएशन वर्ड कुछ बच्चों को नहीं पता तो उनको बता दूं, जो अपने बड़े बड़े एसेट्स होते हैं, जैसे मशीन वगैरह अपना एसेट्स है, राइट? हर साल आप इनको यूज करते हो तो उसकी वैल्यू कम होती है। तो जितने से उसकी वैल्यू कम हो रही है, जो बड़े बड़े एसेट्स है, जितने से उनकी हर साल वैल्यू कम हो रही है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं और वो हमारे लिए खर्चा होता है, ठीक है? तो जो आपका प्रॉफिट है, जिसमें से ये सारा खर्चा हटा देना, डेप्रिसिएशन का, इंटरेस्ट का खर्चा कौन सा? आपने कुछ कहीं से लोन लिया तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो ऐसे डेप्रिसिएशन का, इंटरेस्ट का खर्चा हटा दो। साथ में जो आप टैक्स पे करते हो, इनकम टैक्स पे करते हो, वो भी हटा दो। उसके बाद में जो आपका प्रॉफिट आता है, उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो वो आपका होना चाहिए कम से कम 3 साल में आउट ऑफ लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 में से 3 साल में आपका नेट प्रॉफिट होना चाहिए। नेक्स्ट, the sponsor has contributed slash contributes not less than 40% of the net worth of the asset management company। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का तो थोड़े टाइम बाद में अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पर अभी के लिए समझो कि जो स्पॉन्सर रहेगा, कम से कम उसको कितना? 40% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना है। 40% किस चीज का? जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसका जो नेटवर्थ है, उसका 40% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना है। तो जो उसका एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो नेटवर्थ रहेगा, उसका 40% हिस्सा मिनिमम कौन कंट्रीब्यूट करेगा? ये स्पॉन्सर कंट्रीब्यूट करेगा। इसका रीजन क्या है? क्यों ऐसा ये 40% कंट्रीब्यूट करना है? ताकि स्पॉन्सर का क्या रहे? स्किन इन द गेम रहे। मतलब स्पॉन्सर का इसके अंदर क्या रहे? इंटरेस्ट रहे, ऐसा इंटरेस्ट होना चाहिए उसके अंदर, राइट? इसके लिए हमने कंडीशन रखा है, कम से कम 40% तो इन्वेस्टमेंट किसको करना पड़ेगा? स्पॉन्सर को करना पड़ेगा। ये कुछ कंडीशंस बताया किसने? सेबी ने बताया कि ये कंडीशंस आप सेटिस्फाई करते हो तो जो स्पॉन्सर है उसको हम म्यूचुअल फंड बनाने के लिए अलाउ कर देंगे। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, राइट? तो डन, ओके। अभी आगे चलते हैं, इसी को एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। तो एसबीआई गया सेबी के पास में, सेबी ने कुछ कंडीशंस बताया। एसबीआई ने कहा सारी कंडीशंस सर आपकी स्वीकार है, हमने सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई किया, अब हमको आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने दो, राइट? सेबी ने बोला ठीक है, आपने सारी कंडीशंस फुलफिल किया करके अब आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हो। बट म्यूचुअल फंड स्टार्ट ना करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने के लिए आप, इन्होंने बोला कि आपको एक अलग से एंटिटी बनाना पड़ेगा, राइट? जो आपका बैंकिंग का बिजनेस है, उसी में आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको एक अलग से एंटिटी बनाना पड़ेगा और उसके थ्रू म्यूचुअल फंड कंडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बुला लेंगे एंटिटी, कौन सा एंटिटी बनाना है? तो बोला आपको एक पब्लिक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड का बिजनेस करोगे। क्या करना पड़ेगा? पब्लिक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है? क्या मैं, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है, या फिर कंपनी बना के जो बिजनेस करते हैं, क्या इनके थ्रू मैं बिजनेस कर सकता हूँ क्या? क्या इनके थ्रू मैं म्यूचुअल फंड बना सकता हूँ क्या? नो 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 नो। ये आप
सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, इस टाइप के बिजनेस बना के, इस टाइप का आप बिजनेस स्टार्ट करके म्यूचुअल फंड का बिजनेस नहीं कर सकते। यदि आपको म्यूचुअल फंड का बिजनेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पब्लिक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। ट्रस्ट क्या होता है, पब्लिक ट्रस्ट क्या होता है, ये सिंपल एक टाइप बिजनेस करने का एक तरीका होता है, राइट। तो आपको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। जितने भी ये स्कूल्स वगैरह होती है, आपकी जो स्कूल्स वगैरह है, ये सब क्या है, ये ट्रस्ट होते हैं, ठीक है, ये पब्लिक ट्रस्ट है, राइट। तो आपके कोई स्कूल कोई कंपनी थोड़ी है, आपके स्कूल ना कोई कंपनी है, ना कोई पार्टनरशिप है, ना सोल प्रोप्राइटरशिप है। आपके स्कूल्स क्या है, ये ट्रस्ट है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी एसबीआई बैंक क्या करेगा, ये जो स्पॉन्सर है अपना एसबीआई बैंक, ये क्या करेगा, इसको एक ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ये जो ट्रस्ट होता है इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड। जो ट्रस्ट रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल फंड बोलेंगे। ये ट्रस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख देना म्यूचुअल फंड। इस ट्रस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड बोलते हैं। तो एसबीआई ने कौन सा ट्रस्ट क्रिएट किया, उस ट्रस्ट का नाम है एसबीआई म्यूचुअल फंड। एसबीआई म्यूचुअल फंड, उस ट्रस्ट का नाम क्या है, एसबीआई ने अपना एक ट्रस्ट क्रिएट किया, उस ट्रस्ट का नाम क्या रखा, एसबीआई म्यूचुअल फंड। मैंने बोला इस ट्रस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड बोलते हैं। अंडरस्टूड। तो एसबीआई जो है उसका म्यूचुअल फंड कौन सा, उसका ट्रस्ट कौन सा है, उसका नाम क्या है, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ये उसका नाम है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, राइट। अब एक चीज ध्यान से समझना, मैं जो चीज बोल रहा हूँ वेरी वेरी क्लियरली समझना है, राइट। थोड़ा तुमको नहीं तो कंफ्यूजन होगा बाद में। जो हमने ट्रस्ट बनाया, जो हमने म्यूचुअल फंड बनाया, राइट, ये कैसा बनाया हमने, ये ट्रस्ट फॉर्म के अंदर हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड सेटअप किया। ट्रस्ट का क्या होता है ना, एक बहुत पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इसका खुद का कोई आइडेंटिटी नहीं होता, ठीक है। जैसे आप एक इंसान हो, लो आपको एज अ क्या बोलते हैं, एंटिटी की तरह रिकॉग्नाइज करती है, आपको एक सेपरेट एंटिटी की तरह लो रिकॉग्नाइज करती है, राइट। आप अपने नेम पे क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर सकते हो। वैसे ही जो कंपनी होती है अपना, जैसे रिलायंस कंपनी, अडानी कंपनी है, ये जो कंपनी है, इन कंपनीज को भी क्या है, एक लीगल स्टेटस दे रखा है, लीगली इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये कंपनीज भी क्या कर सकती है, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर सकती है। आप अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये लोग अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट जो अपना एक ट्रस्ट है, जो हमने यहाँ पे ट्रस्ट क्रिएट किया, पब्लिक ट्रस्ट क्रिएट किया, ये अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इनका कोई लीगल एंटिटी नहीं होता, ठीक है। ये क्या है, कोई लीगल एंटिटी नहीं है, लॉ इनको कोई एक सेपरेट एंटिटी नहीं मानता। तो इस केस में क्या ये लोग अपना नाम पे कोई भी एसेट खरीद सकते हैं क्या, अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी कर सकते हैं क्या, क्या अपने नाम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। जो जो पब्लिक ट्रस्ट रहेंगे वो अपने नाम पे कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये एक लीगल एंटिटी नहीं है। सेम यही सिचुएशन आपको देखने को मिलता है जो अपना सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, जो आपका पार्टनरशिप बिजनेस होता है, उनके अंदर भी वो लीगल एंटिटी नहीं होता। लो उनको एक सेपरेट एंटिटी की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करता। ये चीज आपको पता होना चाहिए। आई होप ये आपको क्लियर रहेगा। जो मान लो आपके पड़ोस में कोई एक वो है, कोई पान की दुकान है करके, राइट, कमल पान भंडार करके, ऐसा कुछ तो नाम रखा करके। तो क्या जो कमल पान भंडार वाला है, वो इंसान अपने वो कमल पान भंडार नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है क्या, प्रॉपर्टी खरीद रहा है और वहां पे लिखा बायर कौन है, कमल पान भंडार, नहीं वो नहीं कर सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो कमल पान भंडार उसका कोई लीगल एंटिटी नहीं है वो, राइट। लॉ उसको एक सेपरेट एंटिटी की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करता। सेम चीज यहाँ पे ट्रस्ट वाले केस में। बट ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड वालों को तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह करने पड़ते हैं, बहुत सारे शेयर्स वगैरह खरीदने पड़ते हैं। अब जो शेयर्स खरीदेंगे किसके नाम पे खरीदेंगे, जो प्रॉपर्टी वगैरह खरीदेंगे किसके नाम पे खरीदेंगे। तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला, जो भी ट्रस्ट होते हैं, जो जो भी अपना म्यूचुअल फंड रहेगा, उनको अपॉइंट करना पड़ता है क्या, ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है। इनको क्या करना पड़ता है, ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा। जो जो अपना जो ट्रस्ट है, जो अपना म्यूचुअल फंड है, वो क्या करेगा, ट्रस्टी को अपॉइंट करेगा। ट्रस्टी का काम क्या होता है, ट्रस्टी का एक तो अपना लीगल एंटिटी होता है करके, राइट, ट्रस्टी एक लीगल एंटिटी होता है करके, पहली चीज तो ये। दूसरा, जो ट्रस्टी रहेगा, अब ये अपने नाम पे सारे ट्रांजेक्शन्स वगैरह करता है, अपने नाम पे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कौन करेगा, ये ट्रस्टी करेगा करके। ये आपको समझा, क्योंकि म्यूचुअल फंड खुद से क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं कर सकता, इसके लिए हमने ट्रस्टी को अपॉइंट किया। ये अभी क्या करेगा, अपने म्यूचुअल फंड के लिए सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये करने का काम करेगा। ट्रस्टी होता कौन है, ये ट्रस्टी जो है जनरली कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, जैसे आप है, मैं हूं, हम लोग किसी म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी बन सकते हैं। या फिर ये ट्रस्टी क्या हो सकता है, कोई बड़ी कंपनी भी एक ट्रस्टी हो सकती है, राइट। ज्यादातर केस में जो अपना म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं, वहां पे ट्रस्टी कौन रहता है, कंपनी रहता है। क्योंकि मैंने बोला था कि जो कंपनी रहता है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, वहां पे क्या होता है, एक लीगल एंटिटी होता है, उसको एक लीगल स्टेटस दे रखा है अलग से, ठीक है।
तो यहाँ पे ऐसा जो ट्रस्टी रहेगा जनरली आपको कौन देखने को मिलेगा, या तो हम जैसे इंडिविजुअल देखने को मिलेंगे या फिर कोई कंपनी रहेगा जो कि ट्रस्टी बनेगा, राइट। ज्यादातर केस में क्या रहेगा, जो कंपनी रहेगा, कोई कॉर्पोरेट एंटिटी रहेगा, वो ट्रस्टी बनने वाला है। ना जो अपना एसबीआई वाला केस है उसके अंदर इसका ट्रस्टी कौन है, एसबीआई वाला केस है उसके अंदर ट्रस्टी कौन है, इस ट्रस्टी का नाम है एसबीआई, इफ आई एम राइट, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये तुमको पता है कि जो भी कंपनी होती है उसके एंड में ऐसा लिमिटेड वर्ड आता है, प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आता है, तो इससे पता चलता है कि कंपनी है करके, राइट। तो ये एसबीआई के केस में ये क्या है, उसका ट्रस्टी रहा करके। आई होप आपको समझ आया होगा। स्पॉन्सर रहेगा जो कि स्टार्ट कर रहा है, उसने क्या किया, म्यूचुअल फंड सेटअप करने के लिए ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट को ये म्यूचुअल फंड बोलते हैं। अब बिकॉज ट्रस्ट क्या कर सकता है, उस ट्रस्ट जो है उसका अपना लीगल एंटिटी नहीं होता, वो अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं करता, इसके लिए उसने क्या अपॉइंट किया, एक ट्रस्टी को अपॉइंट किया। ट्रस्टी इसके लिए क्या करेगा, सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करने का काम करता है, सारे म्यूचुअल फंड को देख रेख का करने का काम कौन करता है, ये ट्रस्टी करता है। अब एक बार थोड़ा बुक से पढ़ते हैं, देखो। यस, सो वंस अप्रूव्ड बाय द सेबी, एक बार सेबी ने अप्रूव किया तो द स्पॉन्सर क्रिएट्स अ पब्लिक ट्रस्ट। जैसे सेबी से आपको अप्रूवल मिलेगा, वो स्पॉन्सर जो रहेगा एसबीआई बैंक रहेगा, वो उसने क्या किया, एक पब्लिक ट्रस्ट क्रिएट किया। द सेकंड टियर, जो कि मतलब क्या सेकंड लेवल अपना अथॉरिटी रहेगा, एज पर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, इसके अकॉर्डिंग हमको ये ट्रस्ट बनाना रहेगा, पब्लिक ट्रस्ट बनाना रहेगा। The trust have no legal identity in India and cannot enter into contracts. Hence, the trustees are the people authorized to act on behalf of the trust. ये इसका पैराग्राफ का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बोला, जो ट्रस्ट रहेगा उसका अपना कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं होता इंडिया के अंदर, वो अपने नाम से क्या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं कर सकता। इसके लिए ट्रस्टी को अपॉइंट करते हैं जो कि ऑथोराइज रहेंगे टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रस्ट। ये जो ट्रस्टी रहेंगे ये काम करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रस्ट, ये म्यूचुअल फंड वालों के बिहाफ पे काम करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स आर एंटर्ड इन द नेम ऑफ द ट्रस्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह ट्रस्टी के नाम पे होंगे, इसीलिए उनको अपॉइंट किया है। वंस द ट्रस्ट इज क्रिएटेड इट इज रजिस्टर्ड विद द सेबी, आफ्टर व्हिच इट इज नोन एज म्यूचुअल फंड। ट्रस्ट आपने क्रिएट किया, उसको आप सेबी के पास रजिस्टर्ड कराओ, उसके बाद में जो ट्रस्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड बोलते हैं। जो आपका ट्रस्ट है इसी को हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल फंड बोलते हैं। ये आपको समझ आया, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया। आगे चलते हैं इसके अंदर। It is important to understand the difference between the sponsor and the trust. स्पॉन्सर जिसने कि म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया, एंड ट्रस्ट जो कि म्यूचुअल फंड है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है जरा समझते हैं। दे आर द टू सेपरेट एंटिटीज, दो अलग अलग क्या है, एंटिटीज है। स्पॉन्सर इज नॉट द ट्रस्ट, जो स्पॉन्सर है एसबीआई बैंक है वो ट्रस्ट नहीं है, उसने ट्रस्ट को क्रिएट किया है, उसने एक अलग से एंटिटी बनाया जो कि ट्रस्ट है करके, जो कि म्यूचुअल फंड है। Sponsor is not the trust. Sponsor is not the mutual fund. It is the trust which is the mutual fund. Mutual fund को ना ट्रस्ट है, वो उसको हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं। The trustee role is to manage. स्पॉन्सर क्या करता है, म्यूचुअल फंड को क्रिएट करता है, ट्रस्ट को क्रिएट करता है, वो ट्रस्ट को ही म्यूचुअल फंड बोलते हैं। तो आई होप ये तुमको समझा होगा, राइट। नाउ द ट्रस्टी रोल इज नॉट टू मैनेज द मनी। जो ट्रस्टी हमने अपॉइंट किया उसका काम पैसों को मैनेज करना नहीं है, उसका काम क्या है, बस कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह करना, ये उसका काम है, ठीक है। उसको ओवरऑल देख रेख करना वो उसका काम है। पैसों को मैनेज करना, जो पैसे मिलेंगे उसको मैनेज करना, आगे इन्वेस्ट करना, वो इसका काम नहीं है। वो किसका काम होता है, वो काम होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। किसका काम रहता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। उसका काम होता है कि जो पैसे आएंगे उनको मैनेज करना, आगे जिन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना, जिन कंपनीज के शेयर्स खरीदने हैं, बॉन्ड्स खरीदने हैं, डिबेंचर्स खरीदने हैं, उनको एनालाइज करके उनमें इन्वेस्ट करना, ये काम किसका रहता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का काम रहता है, ठीक है। सो their job is to only see whether the money is being managed as per the stated objective. ट्रस्टी का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये देखना कि भैया सिर्फ देख रेख का काम होता है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करने का काम होता है, ये देखना कि जो ऑब्जेक्टिव था ये म्यूचुअल फंड का, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। द ट्रस्टी में बी सीन एज द इंटरनल रेगुलेटर ऑफ द म्यूचुअल फंड। ट्रस्टी क्या है, इंटरनल रेगुलेटर ऑफ द म्यूचुअल फंड। पैसे एक्चुअल में कौन मैनेज करता है, कंपनीज कौन एनालाइज करता है, उनमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन लेता है, वो अभी यहाँ पे डिस्कस करें। तो हु मैनेजेस द इन्वेस्टर्स मनी, दिस इज द रोल ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो क्या करेगी, अपना ये पैसा मैनेज करने का काम करती है। ये हो गया अपना थर्ड टियर हो गया, राइट। तो यहाँ पे एक बार पहले इधर चलते हैं। तो यहाँ पे थर्ड टियर क्या हो गया अपना, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट, ये मेरे साथ साथ में लिख लेना, आपको अच्छे से समझ आएगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी।
जिसको हम शॉर्ट में एएमसी बोलते हैं। अंडरस्टूड। ना एसबीआई के केस में ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन है करके, इसका नाम है अपना एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड। ठीक है, ये उसका नाम है, राइट। आई थिंक मैंने ये नेम्स वगैरह सब सही लिखा, अभी वेरीफाई भी कर लेंगे, राइट। तो ये उसका काम है। अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट से सारे ये नेम्स वगैरह वेरीफाई भी करूंगा, पूरा स्ट्रक्चर वेरीफाई कराने वाला हूँ। ठीक है ना। पहले एसेट मैनेजमेंट कंपनी का थोड़ा सा रोल समझने की कोशिश करते हैं, राइट। सो दिस इज द रोल ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, द थर्ड टियर, जो कि थर्ड लेवल पे आता है अपने करके। ये क्या करता है, पैसों को मैनेज करने का काम करता है। ये अपने आप में एक सेपरेट कंपनी रहता है, राइट। So the trustee appoint the asset management company to manage the investor money. ये AMC का काम क्या होता है, इन्वेस्टर्स के पैसों को मैनेज करना। और जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसको अपॉइंट कौन करता है, जो ट्रस्टीज लोग हैं, वो लोग इसको अपॉइंट करते हैं। The asset management company in return charges a fee for the service provided, and this fee is borne by the investor as it is deducted from the money collected from them. जो अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी तुम्हारे लिए इतना मेहनत करेगी, तुम्हारे पैसों को कलेक्ट करती है, बहुत सारे एम्प्लॉयज वगैरह हायर करते हैं, वो एम्प्लॉयज लोग इतना सारा रिसर्च करते हैं, एंड देन तुम्हारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सब काम फ्री में तो करेंगे नहीं, इसके लिए वो क्या करते हैं, एक अपना कमीशन चार्ज करते हैं, फीस चार्ज करते हैं। ठीक है। और ये फीस हम किससे वसूल करेंगे, ऑब्वियसली ये फीस हम लेंगे जो इन्वेस्टर्स लोगों ने अपने को पैसा दिया है, उनके पैसे में से हम थोड़ा सा अमाउंट डिडक्ट करते हैं एज अ फीस। ठीक है, जिसको हम एक्सपेंस बोलते हैं, राइट, कि म्यूचुअल फंड का खर्चा है करके। तो ऐसा करके हमसे वो थोड़ा कमीशन ले रहे हैं बेसिकली करके। जनरली ये क्या होता है, वैसे तो ये वेरी करता है, अलग अलग म्यूचुअल फंड के अंदर अलग अलग लिमिट दे रखा होता है, बट जनरली आपको ये 1% के आसपास देखने को मिलेगा, 1 से 1.5% के आसपास आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमने देखा करके डन, यहाँ तक हो गया ना। हाँ, आगे क्या है अपना, द AMC's board of director must have at least 50% directors who are not associate of or associated in any manner with the sponsor or any subsidiaries or the trustees। जो हमने एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट किया करके, राइट, अपना पैसा मैनेज करने के लिए। अब ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या है, नाम से पता चलता है कंपनी है करके। और कंपनीज को कौन मैनेज करता है, जितनी भी कंपनी सबको कौन मैनेज करता है, कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, उस इंडस्ट्री के, उस कंपनी के एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो कि कंपनीज के बड़े बड़े डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, राइट। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये इसमें से क्या बोलता है, टोटल कम से कम मतलब 50% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कितना, कम से कम एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसका 50% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उनका स्पॉन्सर से या फिर जो अपना ट्रस्टी है उनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि वो अपना एक क्या अनबायस्ड ओपिनियन दे सके, अनबायस्ड तरीके से डिसीजंस वगैरह ले सके। बाकी 50% लोग क्या हो सकते हैं, वो जो स्पॉन्सर है, ट्रस्टी से उनसे जुड़े हुए हो सकते हैं, राइट, तो उनको अलाउड है। तो बट कम से कम क्या होता है, 50% क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उस स्पॉन्सर या फिर ट्रस्टी से एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। ये भी चीज अभी वेरीफाई कराने वाला हूँ आपको। हु आर नॉट एसोसिएटेड, ठीक है, ये पढ़ लिया था हमने। हाँ, द एएमसी हैज टू द एएमसी हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द सेबी। जिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को हमने अपॉइंट किया, उसको भी अप्रूव करना पड़ेगा बाय द सेबी, वो भी सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। द एएमसी फंक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड आल्सो अंडर द डायरेक्टर्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ द ट्रस्टी एंड द सेबी। जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी काम कैसे करती है, उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसके अकॉर्डिंग काम करती है। प्लस जो ट्रस्टीज है वो लोग भी क्या करते हैं, इसको सुपरवाइज करते हैं, इसको डायरेक्शंस वगैरह देते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। प्लस जो अपना सेबी है उसने भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बना रखे थे, तो उसके अकॉर्डिंग भी इनको काम करना पड़ता है। डन ना। हाँ, तो द एएमसी फंगी हो गया। फिर नाउ इट इज द एएमसी व्हिच इन द नेम ऑफ द ट्रस्ट फ्लोट्स एंड मैनेज स्कीम बाय बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज। जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है उसी का काम क्या होता है, जो हमारे पैसे है उसको मैनेज करना, अलग अलग स्कीम्स क्रिएट करना, उन स्कीम्स को लोगों के पास इश्यू करना। ये सब ये करती है किसके नाम पे, जो अपना म्यूचुअल फंड है, ट्रस्ट है, उसके नाम पे ये सब काम करते हैं ये लोग। ठीक है, चलो। In order to do this, the AMC needs to follow all the rules and regulation prescribed by the SEBI and as per the investment management company, it signs with the trustee, right? ये करने के लिए उसको क्या है, जो भी रूल्स वगैरह बना रहे हैं उन सबको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। बस इतनी सिंपल चीज बोलती है। अभी अभी क्या, थोड़ा आगे कुछ डिफरेंट टाइप का टॉपिक है। इसके लिए पहले मैं क्या करता हूँ, जो भी हमने एंटिटीज वगैरह देखा, जो हमने स्ट्रक्चर देखा, उसको एक बार मैं वेरीफाई करवाता हूँ आपको, जो एसबीआई के एक्चुअल डॉक्यूमेंट है उनसे वेरीफाई करवाता हूँ। ठीक है, चलो।
ये आ जाओ, ये आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो वेबसाइट है वहां पे जाओगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नाम से पीडीएफ दे रखा होगा वेबसाइट के एकदम एंड एंड के अंदर, राइट। आपको अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ, बाद में आप मैं चाहूंगा कि आप खुद से भी ये पीडीएफ को एक बार थोड़ा गो थ्रू करना ऊपर ऊपर से। ऑफ कोर्स सारी चीजें आपको समझ नहीं आएगी, बट ऊपर ऊपर से देखना, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आपको चाहिए तो ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप इसको देख लेना, राइट। टेलीग्राम चैनल का लिंक, चैनल के वो स्टार्टिंग में वो लिंक्स होते हैं ना, वहां पे दे रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। चलो तो अभी इसको देखते हैं। सबसे पहला क्या रहेगा, मैंने बोला स्पॉन्सर कौन है, उससे शुरुआत करते हैं। स्पॉन्सर का नाम यहाँ पे नहीं लिख रखा, स्पॉन्सर का नाम यहाँ पे लिख रखा, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द म्यूचुअल फंड। सो द अपना जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है, ठीक है, हैज कॉन्स्टिट्यूटेड, ये पहले स्पॉन्सर डायरेक्ट यहीं पे हो। द एसबीआई म्यूचुअल फंड इज स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अरे वो किधर है सारा डायग्राम वगैरह बनाने के लिए, यही नहीं क्या? सॉरी, चलो भाई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, येलो। हाँ क्या, अच्छा ये रहेगा। अरे यार मैंने भी यार गलती कर दिया, ये क्या है मेरे को, ये बकवास वाला है दूसरे। चलो कोई बात नहीं, अभी गलती कर दिया तो थोड़ा वो करना पड़ेगा। चलो अभी देखो क्या है करके, सी अपना जो एसबीआई क्या म्यूचुअल फंड हो गया, इसका स्पॉन्सर कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या हो गया, स्पॉन्सर हो गया। हमने यहाँ पे क्या लिखा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये उसका स्पॉन्सर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मेरे को वेरीफाई कराना ट्रस्ट जो म्यूचुअल फंड है उसका क्या नाम है, मैंने बताया एसबीआई म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे देख लो आप, जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है, जिसको ब्रैकेट में लिखा द म्यूचुअल फंड, यही अपना क्या है, एक म्यूचुअल फंड है। ये क्या है, ट्रस्ट फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। यही क्या है, अपना ट्रस्ट है। ये देख लो, ट्रस्ट को ही मैंने क्या कहा था, म्यूचुअल फंड बोलते हैं, और उसका नाम क्या है, एसबीआई म्यूचुअल फंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, इन्होंने ट्रस्टी को अपॉइंट कर रखा होगा, ट्रस्टी। तो ट्रस्टी का नाम क्या है वो देखो जरा, ये यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये तो इधर भी दे रहेगा वगैरह। जो ट्रस्टी कंपनी है उसका क्या नाम है, एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। हमने क्या लिखा है, एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लिखा गया, बट आई थिंक आपको समझा होगा। तो ये क्या हो गया, ये ट्रस्टी हो गया करके। नोटिस करना यहाँ पे ट्रस्टी कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, क्या है ट्रस्टी, यहाँ पे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है करके, ये यहाँ पे ट्रस्टी बनी है करके। तो ये आपको चीज पता होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे ये सब देख लिया करके, स्पॉन्सर देखा, ट्रस्ट यानी म्यूचुअल फंड को देखा, फिर ट्रस्टी कौन है वो देखा। अब हमको क्या देखना है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन है उसको देखना है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड। यहाँ पे क्या नाम देखा, देखो एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, ये क्या है, उसका एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एएमसी है करके। अंडरस्टूड। अभी तुमको एक और चीज बता दूं अभी रिसेंटली मतलब लास्ट मंथ के अंदर ही गया, राइट। ये इस जो एसबीआई फंड मैनेजमेंट कंपनी है, जो ये एएमसी कंपनी है, इसका अपना आईपीओ आया था, राइट। बहुत अच्छा तो नहीं था, बट इसका अपना आईपीओ आया था, राइट। तो बस एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, और तो इसका कुछ यूज है नहीं, ठीक है ना। चलो तो ये मैंने तुमको वेरीफाई करा दिया कि जो जो एंटिटीज हमने पढ़ा था वो देखो सारी रियल लाइफ के अंदर एग्जिस्ट करती है। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबके देखो आपको एड्रेस वगैरह भी देख रखे हैं, राइट। आप यहाँ पे इनको पैराग्राफ के अंदर पढ़ोगे तो भी आपको ये सारे नेम देखने को मिल जाएंगे। ये देख लो, मैंने बोला था, ये थोड़ा लाइन पढ़ना चाहूंगा आपके लिए मैं। द एसबीआई म्यूचुअल फंड, द म्यूचुअल फंड हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन जून 29 1987। ये कभी बना ये म्यूचुअल फंड, 1987 के अंदर ये म्यूचुअल फंड बन गया था, राइट। एज अ ट्रस्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, ठीक है। ये जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसको क्या बनाया गया, एक ट्रस्ट फॉर्म के अंदर म्यूचुअल फंड को क्रिएट किया था। सारी चीजें मैंने वेरीफाई करा दिया तुमको, राइट। एक भी ऐसी चीज नहीं जो वेरीफाई नहीं करा है मेरे को, डन ना। चलो ठीक, और ये इसके अंदर इतना बताना। एक चीज और बता देता हूँ मैं तुमको, ये देखो इसका कुछ बेसिक डिटेल आपको देखने को मिलेगा, ट्रस्टी वगैरह के बारे में चीजें बताया करके, राइट ना। एक चीज मैं बताता हूँ, वो वाला चीज आपको, या वो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी था जहाँ पे हमने बोला था कि 50% डायरेक्टर्स क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, राइट। तो उस चीज को भी तो वेरीफाई करते हैं। आ गया ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी आ गया नाउ, इसके अंदर वो एक लिस्ट दे रखा, ये देखो ये लिस्ट दे रखा, लिस्ट दे रखा, ये रहा, ठीक है। ये देखो डिटेल्स ऑफ एएमसी डायरेक्टर, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उनकी डायरेक्टर्स की डिटेल्स देखना। अब मैंने कहा था 50% क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो पहला ये कौन है अपना, जो भी है, राइट, ये एसोसिएट डायरेक्टर है। एसोसिएट डायरेक्टर का मतलब है उस कंपनी से जुड़ा हुआ है, स्पॉन्सर या फिर ट्रस्टी से वो कनेक्टेड है, तो ये हम काउंट नहीं करते, हमको चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो ये काउंट नहीं करेंगे। तो देखो अब देखो ये जो डायरेक्टर है, तुम देखो कितना डिटेल दिया उसका करके,
उसका एज, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस को इन डिटेल बताया करके, राइट? तो ये सारा तुमको डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगा, इतना सारा डिस्क्राइब किया। फिर ये मिस्टर नंद किशोर, ये भी क्या रहेगा, ये भी एसोसिएट डायरेक्टर, इसको भी इग्नोर करो। फिर ये भी क्या, एसोसिएट डायरेक्टर, देखो नाम देखो तुम, ये डेनिस डी, पढ़ा भी नहीं जा रहा है, ऐसा नाम है उसका। अब तुम्हारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखने को मिलेंगे, ये अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया। फिर ये एक और देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया करके, सुधा कृष्णन। इस तरीके से ये एक दो और देख लो, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया। इस तरीके से तुमको काफी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखने को मिलेंगे, और भी लिस्ट है बट अभी मैं जा नहीं रहा करके, ठीक है ना? तो इस तरीके से तुम वेरीफाई कर सकते हो सारी चीजों को यहाँ पे आके करके। देखो ये रियल लाइफ इंप्लीकेशन पता होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ बुक के अंदर एग्जिस्ट करता है। नो 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 नो, ये रियल लाइफ के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। इसीलिए मैंने तुमको ये सारी चीजें वेरीफाई किया है, राइट? ये बहुत टाइम भी लगता है, राइट? इतना इजी नहीं है ये सब चीजें ढूंढना फिर उनको वेरीफाई करना, मेरे को बहुत एफर्ट लगता है, बट इट्स ऑल वर्थ इट यदि तुम लोग सीख रहे हो, राइट? तो कीप लर्निंग, मेरे एफर्ट को वेस्ट मत जाने दो, right? क्योंकि वाकई में बहुत एफर्ट लगता है इनके अंदर। चलो आगे चले ना, इसके अंदर कंटिन्यू करते हैं अपना। डन। तो अभी मैंने स्ट्रक्चर तुमको समझा दिया। सबसे पहले स्पॉन्सर रहेगा जिसको म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है, तो वो क्या करता है, एक ट्रस्ट को क्रिएट करता है, उस ट्रस्ट को ही हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड। बिकॉज अब ट्रस्ट क्या कर सकता है, खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज वो एक लीगल एंटिटी नहीं है, तो इसके लिए क्या करता है, वो ट्रस्टी को अपॉइंट करता है। ट्रस्टी यहाँ पे अपना क्या रहेगा, एक एंटिटी रहता है जो कि अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर सकता है, वो म्यूचुअल फंड को देख रेख का काम रहता करता है। बट एक्चुअल में पैसों को कौन मैनेज करता है, तुम्हारा कंपनीज को एनालाइज करके इन्वेस्ट वगैरह कौन करता है, ये करने का काम होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसको अपॉइंट कौन करता है, ये जो ट्रस्टी रहते हैं ये अपने इसको अपॉइंट करते हैं। ये आपको पूरा स्ट्रक्चर आई थिंक क्लियर रहेगा। अभी यहाँ पे देखो करके, राइट, इसका अंदर थोड़ा आगे बढ़ते हैं करके। नाउ whenever the funds intend to launch the new scheme, जब भी किसी फंड को क्या करना, न्यू स्कीम लॉन्च करना है करके, राइट? देखो स्कीम का क्या मतलब होता है, स्कीम का सिंपल मतलब है कि आपसे जो पैसा लेंगे उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। एक स्कीम में लास्ट क्लास में थोड़ा बताया था, एक स्कीम हो सकता है कि आपसे जो पैसा लेंगे उसको हम सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। एक स्कीम है जहां पे हम क्या करें, आपसे पैसा लेंगे और सिर्फ छोटी छोटी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करेंगे जिसके अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। एक स्कीम है जहां पे हम आपसे पैसा लेंगे और फॉरेन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। एक स्कीम है जहां पे हम आपसे पैसा लेंगे और जो डिबेंचर से बॉन्ड से वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। इस तरह की आपको अलग अलग स्कीम्स देखने को मिल सकती है, बहुत सारी स्कीम्स होती है। एसबीआई के केस में ऐसे मोर देन 100 स्कीम्स है, राइट? उनमें से कोई भी इन्वेस्टर सेलेक्ट कर सकता है और अपना पैसा दे सकता है उसके स्कीम के अंदर, ठीक है? जो स्कीम इन्वेस्टर ने सेलेक्ट किया उसी स्कीम में उस इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, ये भी तुमको पता होना चाहिए, ठीक है? तो whenever the fund intends to launch new scheme, जब भी आपको न्यू स्कीम लॉन्च करना पड़ेगा, न्यू स्कीम लॉन्च करना, आपको न्यू स्कीम लॉन्च करने की इच्छा हो रही है आपको, तो द एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैज टू सबमिट क्या, अ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट टू सेबी। क्यों? क्योंकि भैया देखो, आपको स्कीम लॉन्च करनी है, स्कीम लॉन्च करके आप क्या बोलोगे, पब्लिक को बोलोगे भैया देखो ये स्कीम है हमारा, इसके अंदर ये डिटेल्स है, आप हमको पैसा दो। अब पब्लिक आपको ऐसे तो पैसा दे नहीं देगी, पब्लिक आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगती है, आपका स्कीम क्या है, किस तरीके से आप हमारा पैसा मैनेज करोगे, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स है, आपकी टीम क्या क्या है, आपके अंदर कौन कौन पर्सन इन्वॉल्व है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मांगेगी, बिल्कुल मांगेगी। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आप किसके अंदर दोगे, एक डॉक्यूमेंट में देते हो। उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऑफर डॉक्यूमेंट बोलते हैं। वो ऑफर डॉक्यूमेंट आप डायरेक्टली इशू नहीं कर सकते, पहले उस ऑफर डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको सेबी का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो जब तक अप्रूवल मिलता नहीं है अपने को, तब तक हम उसको क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बोलता है। एक बार सेबी से अपने को अप्रूवल मिल गया तो वो ड्राफ्ट वर्ड हटा देते हैं और वो अपना क्या होता है, नॉर्मल ऑफर डॉक्यूमेंट बोलते हैं, राइट? इसके अंदर उस स्कीम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। Done ना? So whenever the fund intends to launch the new schemes, the asset management company has to submit a draft offer document to SEBI. This draft offer document, after getting approval, SEBI approval, becomes the offer document of the scheme. The offer document, जिसको हम शॉर्ट में ओडी बोलते हैं, is a legal document and the investor rely upon the information provided in the OD offer document for investing in the mutual fund scheme. ये जो ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, राइट? इसमें जो भी इंफॉर्मेशन लिखा आपने, ये लीगली बाइंडिंग है, मतलब यदि आपने कुछ गलत लिखा ना इसके अंदर, तो आपको पकड़ा जा सकता है, सजा दी जा सकती है, राइट? फिर क्या बोलते हैं, द कंप्लायंस ऑफिसर हैज टू साइन द ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट इन द ऑफर डॉक्यूमेंट करके, राइट? बेसिकली क्या होता है जरा समझना, ये कंप्लायंस ऑफिसर ये होता है अपना कंपनी का, ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसके अंदर एक कंप्लायंस ऑफिसर होता है जिसका काम होता है सारा रूल्स रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करना। उसको क्या करना पड़ता है, एक जो ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर साइन करना होता है।
ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट क्या होता है? नॉर्मली ये होता है कि ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट मतलब क्या है, सारी चीजें वगैरह हमने चेक की, सब कुछ बराबर है, लॉ के साथ कंप्लाई कर रहे हैं, राइट? इन सब चीजों को उसके अंदर सर्टिफिकेट में लिखा होता है, और उस सर्टिफिकेट को साइन कौन करेगा? ये कंप्लायंस ऑफिसर साइन करता है, राइट? और ये सर्टिफिकेट कहाँ पे दे रखा होगा? ये आपका जो ऑफर डॉक्यूमेंट है, उस ऑफर डॉक्यूमेंट में ये साइंड सर्टिफिकेट आपको इंक्लूड रहेगा। This certificate says that all the information provided inside the offer document is true and correct. जो information हमने दिया है सब क्या ट्रू है, करेक्ट है, कुछ गड़बड़ घोटाला हमने नहीं किया, सारे रूल्स वगैरह के साथ कंप्लाई किया, ये सब इसमें लिखा होता है। This ensured that there is accountability and somebody is responsible for the offer document. Right? अब because ऐसा पर्सन साइन कर रहा है, बोल रहा है सब कुछ सही वगैरह है, तो हमको पता होता है कि ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। आगे चल के अपने को यदि कुछ पता चलता है कि भाई इसमें तो कुछ गलत चीज इन्फॉर्मेशन दे रही थी, झूठ बोल रखा था, तो हमको पता है कि इसको पकड़ के पीटना है, राइट? तो ये अपने को पता होना चाहिए। इन केस देयर इज नो कंप्लायंस ऑफिसर, यदि एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसमें यदि कोई कंप्लायंस ऑफिसर है ही नहीं, ऐसा पर्सन अपॉइंट ही नहीं कर रखा, ठीक है, उस केस में क्या करना पड़ेगा? जो जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे, जैसे कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसका सीईओ रहेगा, उसका चेयरमैन रहेगा, उनमें से किसी एक इंसान को उस सर्टिफिकेट को साइन करना पड़ेगा, ठीक है? जनरली सबके पास कंप्लायंस ऑफिसर होता है। The certificate ensured that the AMC takes responsibility of the offer document and its content. डन, ये इतना ही था इसके अंदर। डन, चलो काफी कुछ हमने पढ़ा करके, बस एक छोटा सा टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाता हूँ करके, और फिर आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कस्टोडियन क्या होता है, ये जरा समझना। एक बात बताओ, पहले कस्टोडियन क्या होता है उससे पहले थोड़ा कुछ चीज समझते हैं करके। जो अपना एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये क्या कर रही है? कंपनीज को पैसा मैनेज कर रही है, तुम्हारे लिए कंपनीज को आइडेंटिफाई कर रही है, उनके अंदर इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है? आइडेंटिफाई करिए, पैसा मैनेज करिए, इन्वेस्ट वो करिए। एक बात बताओ, यदि उनके शेयर्स वगैरह भी हम उन्हीं के पास रखते हैं, जो शेयर्स वगैरह सर्टिफिकेट्स है, वो सभी हमने उन्हीं के पास रखे हैं, तो क्या ऐसा नहीं कर सकती, उसको मिस यूज कर सकती है? वो तुम्हारे सर्टिफिकेट्स वगैरह को यूज करके कुछ फ्रॉड वगैरह कर सकती है? ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे ऐसा फ्रॉड वगैरह नहीं हो, इसके लिए इन्होंने क्या किया? एसेट मैनेजमेंट कंपनी को सिर्फ हमने काम दिया कि भैया आप कंपनीज को एनालाइज करो, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना, ये डिसीजन आप लो, बट इन्वेस्टमेंट करने के बाद में जो उस कंपनी के शेयर्स रहेंगे, उस कंपनी के बॉन्ड्स रहेंगे, डिबेंचर्स रहेंगे, वो किसके पास रखे जाएंगे? वो रखे जाएंगे कस्टोडियंस के पास में। वो हम किसके पास में रखेंगे? कस्टोडियंस के पास में रखेंगे। समझा तुमको? जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उनके पास में जो इन्वेस्ट करके जो शेयर्स वगैरह मिलते हैं, उनके पास में नहीं रखे जाएंगे, ये किसके पास में रखे जाएंगे? कस्टोडियंस के पास में रखे जाएंगे। कस्टोडियंस होते कौन है? ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एंटिटीज होती है। इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एंटिटीज होती है, जिसको ट्रस्टी वगैरह अपॉइंट करते हैं, राइट? तो उन कस्टोडियन के पास में सारा हम अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं, और वो उसका कस्टोडियन का काम क्या होता है? जो हमने उसके पास शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स रखे हैं, उनको सेफ रखना, कोई चोरी वोरी नहीं कर ले, पहला तो ये काम होता है। दूसरा इनका काम क्या होता है कि जितने भी शेयर्स वगैरह है, राइट, उनके ऊपर आपको बार बार डिविडेंड मिलता है, राइट शेयर मिलता है, बोनस मिलता है, ये सब मिलता है, तो ये इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट एक्शन। तो इन कॉर्पोरेट एक्शंस का ध्यान रखना, कब किसके ऊपर क्या मिल रहा है, ये सब इसका पता करना, ये इनका काम होता है, ये दूसरा काम हुआ। तीसरा काम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना, कस्टोडियन का काम क्या होता है? एक बार एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने मान लो कोई शेयर खरीदा या फिर बेचा, तो उस ट्रांजेक्शन को अपने को सेटल भी करना पड़ता है, उसको क्लियर करना पड़ता है, उसको सेटल करना पड़ता है। मतलब कि यदि आपने कुछ खरीदा है तो उसके बदले में पैसा देना होगा, आपने यदि बेचा है तो उसके बदले में आपको सिक्योरिटी मिलेगा, तो इसको बोलते हैं सेटलमेंट करना उसका। ये सेटलमेंट कौन करता है? ये कस्टोडियन लोग इसको सेटल करते हैं। ट्रांजेक्शन को सेटल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? कस्टोडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, राइट? चलो, अपना उस एग्जाम्पल में अपना ये देख रहे थे, इसके अंदर कस्टोडियन कौन है यहाँ पे करके, ये यहाँ तक खत्म हो गया करके, ठीक है ना? बस एक यहाँ पे अभी कस्टोडियन स्ट्रक्चर पूरा हो गया। कस्टोडियन यहाँ पे एक नया एंटिटी आता है, right? होता है इसी का पार्ट है, बट यहाँ पे ठीक। कस्टोडियन कौन है यहाँ पे? HDFC बैंक। तुम बोलोगे HDFC बैंक कैसे करेगा? बिकॉज कस्टोडियन का मैंने क्या बोला, कोई भी एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एंटिटी चाहिए होता है। और ये ऐसी क्या बहुत सारी कंपनीज वगैरह है जो कि क्या करती है, बहुत सारी बैंक्स वगैरह है, और या फिर कोई फाइनेंशियल कंपनीज है, वो अपनी क्या करती है? कस्टोडियन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने एसबीआई वालों ने किससे कस्टोडियन सर्विस लिया? एचडीएफसी बैंक से लिया। एचडीएफसी सॉरी, एसबीआई बैंक खुद से भी कस्टोडियन सर्विस प्रोवाइड करती है, बट तुम खुद ही खुद का तो सर्विस नहीं ले सकते ना, तुमको इंडिपेंडेंस चाहिए होता है, राइट? एक अनबायस्ड एंटिटी चाहिए होता है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो एचडीएफसी बैंक है उसको एज अ कस्टोडियन अपॉइंट किया। ये भी तुमको वेरीफाई करा ही देता हूँ मैं, अभी लगे हाथ। अपना ये डॉक्यूमेंट देखो, पेज नंबर 48 पे था, आई थिंक, राइट? हाँ,
यहाँ पे देखना, यस ये देखो कस्टोडियन कौन है करके। तो कस्टोडियन कौन है, तो द म्यूचुअल फंड हैज द फॉलोइंग कस्टोडियंस फॉर द वेरियस स्कीम। अब यहाँ पे क्या था, बहुत सारी स्कीम्स है ना, अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग कस्टोडियन रखेंगे, राइट। बट मेन कस्टोडियन एचडीएफसी बैंक है, इसके लिए मैंने एचडीएफसी बैंक को इंक्लूड किया। तो अपने कहा पहला तो एचडीएफसी बैंक हो गया, दूसरा देखो एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड। तुमने अभी अभी मैं बोला एचबीआई खुद को अपॉइंट नहीं कर सकता, बट बेटा ये अलग एंटिटी है, राइट, वो एकदम ही कनेक्टेड नहीं है करके, बस इसके लिए इसको अलग किया। फिर देखो ऑर्बिस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड करके एक एंटिटी है। ये तीन अपने क्या हो गए, कस्टोडियंस हो गए, राइट। मेन कस्टोडियन एचडीएफसी बैंक है, इसके लिए मैंने एग्जांपल उसी को लिया था, ठीक है ना। कस्टोडियन का आई थिंक मीनिंग समझ आएगा क्या। मेन काम, तीन काम थे वो हमने देख लिया, अब यहाँ पे रीड भी करते हैं। द कस्टोडियन, द एसेट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम आर हेल्ड बाय द कस्टोडियन। जो एसेट्स रहेंगे वो किसके नाम पे रहेंगे, वो फिजिकली किसके पास रहेंगे, इनके पास रहेंगे, कस्टोडियंस के पास में। The custodian role is to keep safekeeping of physical securities and also keep a tab on corporate actions like right, bonus and dividend declared by the companies in which the funds has invested. इसका काम क्या होता है, दो काम यहाँ पे बताया, टोटल तीन काम है जिसमें से दो काम यहाँ पे बता दिए। पहला काम तो क्या है, जो फिजिकल सिक्योरिटीज उनको सेफ रखना है, पहला काम क्या, फिजिकल सिक्योरिटीज को सेफ रखना। ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या बोला, फिजिकल सिक्योरिटीज बोला करके, ठीक है ना। ठीक है, कलर वाला किधर है, हाँ कलर वाला यहाँ पे आता है, ठीक है। तो जो फिजिकल सिक्योरिटीज है उनको सेफ रखना, ये इनका पहला काम हुआ, ठीक है। एंड दूसरा, कीपिंग अ टैब ऑन अ कॉर्पोरेट एक्शंस, ये उसका दूसरा काम हुआ। डन। नाउ द कस्टोडियन इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। इसको अपॉइंट कौन करता है, जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है, जो ट्रस्टी हमने अपॉइंट किया था, ट्रस्टी कंपनी, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर इसको अपॉइंट करते हैं। Since the custody of the asset is separated from the management, it protects the investor against fraud and misappropriation. अब बिकॉज यहाँ पे हमने क्या किया, एसेट्स किसी और के पास में रख रहे हैं, मतलब कस्टोडियन के पास में रख रहे हैं, और ये एसेट्स वगैरह के अंदर इन्वेस्ट करने का काम वगैरह किसको दे रखा है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे रहा है। तो थोड़ा काम हमने एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दिया, और थोड़ा काम हमने ये जो कस्टोडियन है उनको दिया। तो अलग अलग काम करने से क्या हुआ, फ्रॉड वगैरह के चांस कम हो जाते हैं, मैं ये चीज बोला। फिर द कस्टोडियन ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। ये हो गया इसका तीसरा काम, कस्टोडियन पार्टिसिपेट्स इन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, ये इसके तीन काम हो गए, ठीक है ना। डन। तो ये तीन काम समझ आ गए करके। सिस्टम थ्रू द अप्रूव्ड डिपॉजिटरी कंपनीज ऑन बिहाफ ऑफ द म्यूचुअल फंड इन केस ऑफ डीमैटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज। तुमको समझा। और हाँ एक और चीज ध्यान से समझना है, राइट। मैंने क्या बोला कि कस्टोडियन का काम होता है फिजिकल सिक्योरिटीज को सेफ रखना, ये इसका जिम्मेदारी होता है। बट आज के टाइम पे तो फिजिकल सिक्योरिटीज होता ही नहीं है, आज के टाइम पे सारी डीमेट सिक्योरिटीज होती है, डीमैटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज है। तो उस केस में ये इसका आज के टाइम पे काम नहीं होता। ये जो अपना जो डीमेट सिक्योरिटीज होती है, डीमैटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज, ये किसके पास होता है, अपने डिपॉजिटरीज के पास में होता है, ठीक है। और उसके एजेंट जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है उनके पास में होता है, ठीक है ना। तो ये उनके पास रहेगा। तो अभी इनके पास मेनली ये दो काम बच गए हैं कस्टोडियंस के पास में, जिसमें क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ये इनका मेन रोल है, ठीक है ना। तो ये बता दिया हमने करके। इन टुडे, इन इंडिया टुडे है, अच्छा सॉरी, इन इंडिया टुडे, मेरे को लगा वो न्यूज एजेंसी, उसका नाम कहाँ से आ गया। इन इंडिया today, securities and the units of mutual funds are no longer held in physical form, but in dematerialized form with the depositories. ठीक है, they are the holdings are held in the depository through depository participant. हमने कहा सिक्योरिटीज को उनके पास रखते हैं डिपॉजिटरी के पास में, बट वो हम किसके थ्रू जाते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू जाते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन है, वो डिपॉजिटरी के एजेंट्स है। ओनली द फिजिकल सिक्योरिटीज आर हेल्ड बाय द कस्टोडियन, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल सिक्योरिटी है तो ही वो कस्टोडियन के पास रहेगी। द डिलीवरीज एंड रिसिप्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर डन बाय द कस्टोडियन or a depository participant at the institution or at the instruction of the AMC and under the overall direction and responsibility of the trustee. जो यूनिट्स को इशू करना या फिर उसको वापस खरीदना, ये काम कौन करेगा, या तो कस्टोडियन करेगा यदि फिजिकल सिक्योरिटी है तो, या फिर डिपॉजिटरी करेगा यदि डीमेट सिक्योरिटी है तो, करेगा डीमेटेरियलाइज्ड सिक्योरिटी है तो। Regulations provide that the sponsor and the custodian must be separate entity. जो स्पॉन्सर है वो कस्टोडियन वो सेम नहीं हो सकता है, राइट। इसीलिए मैंने बोला था कि अपना एसबीआई है उसका भी कस्टोडियन का काम है, बट वही क्या कर सकता है, ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या अपना एसेट मैनेजमेंट कंपनी का काम क्या होता है, ये देखना है क्या आज की क्लास में। देखो यार मैं लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है करके, तो चलो ठीक है फिर आज की क्लास में नहीं देखते, इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते, राइट। हालांकि थोड़ा कर देते बट चलो कोई बात, नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।